हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एसेंशियल ड्रग के बारे में। जानेंगे एसेंशियल ड्रग है क्या, इसका डेफिनेशन, इसका पहला लिस्ट कब आया था और एट प्रेजेंट इसका क्या स्टेटस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं इसके नाम पे ही कॉन्सेंट्रेट करने को बोलूँगा आप लोग को, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो पे बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ड्रग के पहले क्या लगा है, एसेंशियल। अब नाम पे ही छुपा है इसका कॉन्सेप्ट। एसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक। ठीक है, तो ऐसे ड्रग जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो, जिसको हमको अपने घर पे रखना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, ठीक है, और उसके नीचे क्या रहता है, ब्लॉक हॉस्पिटल, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ये सारे हॉस्पिटल पे उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके नीचे होता है सब सेंटर। ठीक, तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स पे, सारे के सारे हेल्थ फैसिलिटीज पे ये ड्रग तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी पे हमारे लिए जरूरत पड़ते रहते हैं अलग अलग पेशेंट पे। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन डिजीज के लिए होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ही रेयर डिजीज हो उसके लिए जो ड्रग यूज हो रहा है उसको हम एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में डालें। कॉमन डिजीज जो हम अपने आसपास जो डिजीज ऑब्जर्व करते हैं, कॉमन डिजीज जैसे कि बीपी, शुगर की दवाइयाँ, कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ गए तो कैंसर के दवाइयाँ, अगर हमको डॉग ने काट लिया, डॉग बाइट हो गया तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन हो गया, ये सारे चीजें क्या आएंगे, एसेंशियल ड्रग के कौन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज हम फार्मासिस्ट जॉब के लिए अप्लाई किए। ठीक है, तो उसमें दो प्रकार के क्वालिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। एक क्या होता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और दूसरा क्या होता है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ये दोनों होता है ना किसी भी जॉब में, फार्मासिस्ट का जॉब हो या किसी भी जॉब में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या आ जाते हैं, जो हमारा डिग्री है, डिप्लोमा है, जो हम पढ़ाई किए हैं इस जॉब के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाता है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऐसे क्वालिफिकेशन जो हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, हमको इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, या मराठी बोलना आता है कि नहीं, सपोज हम महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। लेकिन एसेंशियल ये तो भैया होना ही चाहिए, है ना। डी फार्मा या बी फार्म हम जो किए हैं वो तो होना ही चाहिए। समझ रहे हैं आप, एसेंशियल ड्रग भी उसी तरह का ड्रग है। अगर कोई हॉस्पिटल है, सपोज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, आप सीएससी पे, पीएससी पे या सब सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारे ड्रग तो होना ही चाहिए। क्लियर है चीज? तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। WHO ने 2002 पे ये डिफाइन किया था एसेंशियल ड्रग को कुछ इस तरह से। ठीक है, दोज ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ऐसे ड्रग जो किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी पॉपुलेशन के प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स मतलब क्या होता है, वही जो मैंने अभी बताया आपको, जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स है, रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे लिए। सपोज हमारे घर कैंसर का कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन उस पॉपुलेशन पे अगर देखा जाए, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पॉपुलेशन का हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर को, ठीक है, इसको हम बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक हेल्थ केयर नीड को पूरा करे ऐसा ड्रग, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल ड्रग। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज हम किसी डायबिटिक पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ड्रग अभी क्या माना जाता है, मेटफॉर्मिन। ठीक, मेटफॉर्मिन तो उसके पास होना ही चाहिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, एसेंशियल ड्रग कैटेगरी में। लेकिन अभी इसका न्यूएस्ट फॉर्म आ गया है, मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक, एक्सटेंडेड रिलीज मतलब लंबे समय तक वो शुगर को कंट्रोल करता रहेगा, अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो अप डाउन होते हैं शुगर, उसको मेंटेन करके रखेगा, एक्सटेंड रिलीज होते रहेगा मेटफॉर्मिन। ये इसका एक एडवांस फॉर्मुलेशन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन का ही। लेकिन जरूरी नहीं सबको ये मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज प्राप्त हो, क्योंकि इसका कॉस्ट तो ज्यादा रहेगा। सिंपल मेटफॉर्मिन से इसका जो फॉर्मुलेशन कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन वो पूरा नहीं कर पाएगा, हेल्थ केयर जो नीड्स है सब उसको खरीद नहीं पाएंगे। बट मेटफॉर्मिन तो किसी भी हॉस्पिटल में रहना ही चाहिए। ठीक है, शुगर तो इससे भी कंट्रोल होगा। तो यहां पर मेटफॉर्मिन जो है वो एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी पे हम रखेंगे। बट चूंकि इसका कॉस्ट ज्यादा है, एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन है जो मेटफॉर्मिन, उसका कॉस्ट ज्यादा है, तो उसको हम नॉन एसेंशियल बोलेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसका कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशियो है, ठीक है,
कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है और बेनिफिट थोड़ा सा कम है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन पे इसको हम नहीं दे सकते। इसका जो फॉर्मुलेशन कॉस्ट है, चार्ज जो इस पे लगा है वो ज़्यादा है, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं मेटफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज में क्या अंतर है। ऐसे ड्रग जो बेसिक हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाले दवाइयां हैं वो सारे क्या आएंगे, एसेंशियल ड्रग आएंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन इसका क्लियर है, दोज ड्रग दैट सेटिस्फाई द बेसिक और प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है। अब हम एसेंशियल ड्रग से जुड़ा एक शॉर्ट हिस्ट्री कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग बाय WHO केम ऑन 1977। ठीक है, पहली बार कब आया था, 1977 में, जिसमें 208 ड्रग को इंक्लूड किया गया था, 208 ड्रग। ठीक, ये आप याद रखेंगे, ईयर 1977 और 208। ठीक, देन इसके बाद इसको हर 2 साल में रिवाइज किया जाता है, रिवाइज्ड इन एवरी 2 ईयर्स। ऐसा नहीं कि वही ड्रग लिस्ट चलते आ रहा है अभी तक, हर दूसरे साल में इसको रिवाइज किया जाता है। उस पर अगर कुछ ऐड करना है तो, कुछ डिलीट करना है तो वो देखा जाता है, उसका सिलेक्शन रहता है, क्राइटेरिया। ठीक है, कि कौन से ड्रग को हम एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में रखेंगे, किसको हटाएंगे, ये रिवाइज किया जाता है हर 2 साल में। अभी जो लिस्ट चल रहा है, करंट लिस्ट, वो 21st वर्जन है इसका। ठीक है, जो 1977 में आया था वो फर्स्ट वर्जन था, अभी जो चल रहा है वो 21st वर्जन है, जो कि अप्रैल 2019 में आया था, और इसमें लगभग 400 ड्रग इंक्लूड है अभी। ठीक है, 400 ड्रग इसमें इंक्लूड है, तो देख सकते हैं जस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें अलग से चाइल्ड लिस्ट भी है, चाइल्ड लिस्ट और एडल्ट लिस्ट, ऐसे 2 लिस्ट अब ऐड कर दिया गया है ईडी की कैटेगरी में। चाइल्ड लिस्ट जो बच्चों में यूज होता है, या फिर एडल्ट लिस्ट जो बड़ों में यूज होता है, इसका अलग अलग लिस्ट अब चलता है एसेंशियल ड्रग का। ठीक है, ये चाइल्ड लिस्ट 2007 से चला आ रहा है। ठीक है, 2007 में इसको पहली बार लाया गया था चाइल्ड लिस्ट को, तो उस हिसाब से देखें तो इसका 7th वर्जन चल रहा है। ठीक है, इसको भी हर 2 साल में रिवाइज किया जाता है, तो इसका 7th वर्जन चल रहा है। और ओवरऑल ईडी का जो देखें तो वो 21st वर्जन चल रहा है, जिसमें 400 ड्रग अप्रोक्स है अभी। ठीक है, जो कि अप्रैल 2019 में आया था। अब हम समझते हैं कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ एसेंशियल ड्रग लिस्ट। ठीक है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट का होना क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो पहला तो चीज है ये बेसिक्स ऑफ द हेल्थ ड्रग पॉलिसी, जैसे कि WHO ने जो जारी किया जो लिस्ट, वो हर एक देश अपने अपने अनुसार एडॉप्ट करता है। हर एक देश में अलग अलग उसका जो प्रिवेलेंट है वहाँ जो डिजीज, उस हिसाब से वो उसमें मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, किसी देश में कोई डिजीज ज़्यादा रूप में पाया जाता है, कोई कम रूप में पाया जाता है, तो इस हिसाब से वो ड्रग पॉलिसी बना सकता है अपने देश के लिए। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो उसका खुद का एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं गूगल करके, तो आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर और किसी देश का है तो उसमें एक अलग लिस्ट मिलेगा। ठीक, तो नेशनल ड्रग पॉलिसी बनाने के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, इसको अडॉप्ट करते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं जो बेसिक डिजीज है, वहाँ प्रिवेलेंट है, वहाँ जो डिजीज, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन पब्लिक हेल्थ को ग्रो कर सकते हैं इससे। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए हमारे लिए एसेंशियल ड्रग लिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी एसेंशियल ड्रग को। ठीक है, कोई भी ड्रग एसेंशियल ड्रग है वो हम कब मानेंगे, तो WHO ने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है हमको, जिसके वजह से हम जिसको फॉलो करके हम किसी भी ड्रग को एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी पे रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी देख लेते हैं हम। पहला तो ये होना चाहिए कि इफेक्टिव और सेफ होना चाहिए कोई भी ड्रग। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो इफेक्टिव ही नहीं है, या फिर इफेक्टिव तो है लेकिन वो सेफ नहीं है। ठीक है, बहुत सारा उसका साइड इफेक्ट है, तब हम उसको एसेंशियल ड्रग नहीं बोलेंगे। और इसके लिए जो क्लिनिकल स्टडी से जो डाटा मिलता है वो एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल स्टडी से हमको जो डाटा मिलता है वो पर्याप्त होना चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया वो क्या है, उसका क्वालिटी शुड बी गुड, और बायोबिलिटी ये सब मेंटेन रहना चाहिए ऑन स्टोरेज। अब ऐसा नहीं कि कोई इफेक्टिव तो है, सेफ भी है कोई ड्रग, लेकिन उसका स्टोर हम कर रहे हैं लंबे समय तक, वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जा रहा है, उसका बायोबिलिटी डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो ऐसे भी ड्रग को हम एसेंशियल ड्रग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्टोरेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो दवाई जल्दी खराब हो जाएगा, हम उसको मास पॉपुलेशन पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके वजह से भी उसको हम एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी पे नहीं रखेंगे। ये क्राइटेरिया भी मेंटेन होना चाहिए।
थर्ड जो क्राइटेरिया है जिसके वजह से हम सेलेक्ट करेंगे एसेंशियल ड्रग को, वो है प्रिवेलेंट डिजीज के केस में वो यूज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, उसको रखने के लिए। ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, मेडिकल स्टाफ्स जो होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसको ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड स्टाफ्स होना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्स रहना चाहिए, तो उसमें जो फाइनेंस लगता है उसका स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके एप्लीकेशन तक, वो सारे चीज़ें फाइनेंशियली एक रिसोर्स हमारे पास रहना चाहिए। प्रिवेलेंट डिजीज को आप समझ पा रहे हैं? सपोज हेपेटाइटिस बी के लिए हम जो वैक्सीन लगाते हैं वो एक प्रिवेलेंट डिजीज है, पहले से चला आ रहा है ये डिजीज। या फिर अभी जैसे कि कोविड को हम बोल सकते हैं, अगर सपोज ये कोविड-19 जो है ये 10 साल 20 साल और चला, और तो ये प्रिवेलेंट डिजीज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉपुलेशन पे। अब उसके लिए जो मेडिसिन यूज हो रहे हैं हेपेटाइटिस के लिए या फिर कोविड के लिए, उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसका स्टोरेज रखने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जा रहा है वो, या सपोज हम उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है टाइम पे हमारे लिए। उसके लिए ट्रेंड पर्सनल नहीं है, अगर उसको लगाना है इंजेक्शन के रूप में, इंट्राडर्मल देना है या इंट्रावेनस देना है, उसके लिए हमारे पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है या फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो उसका हम देख सकते हैं उसका एप्लीकेशन कम होने लगेगा। ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा मास पॉपुलेशन पे, तो उस केस में भी एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में वो दवाई नहीं आएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप इसको? प्रिवेलेंट डिजीज के केस में वो यूज हो, फैसिलिटीज उसके लिए अवेलेबल हो और ट्रेंड पर्सनल हो। ठीक है, ये सारे चीज अगर सेल्फ अगर उसका एडमिनिस्टर कर सकता है पेशेंट, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक ड्रग को एसेंशियल कहलाने के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज भी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉस्ट टू द बेनिफिट रेशियो। मतलब जैसे कि मैं पहले बताया था, इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसका इफिकेसी तो ठीक है, होगा ही उसका फ़ायदा, बेनिफिट तो उसका मिलेगा, लेकिन कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे लिए बेनिफिट देते देते बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। ठीक है, सपोज 1:1 हम लेके चले, मतलब 1 अगर उसका कॉस्ट है और 1:1 उसका बेनिफिट है, तो ये 5:1 ना हो। ठीक है, कॉस्ट हो गया 5 गुना और बेनिफिट रह गया 1%, तो इस केस में ये कॉस्ट टू द बेनिफिट रेशियो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो ये भी फुलफिल करना चाहिए किसी भी एसेंशियल ड्रग को। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है अब हमारा? फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को अगर हम कंपेयर करते हैं, सपोज हमारे पास दो ड्रग है ए और बी। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आप समझते हैं, मतलब एडीएमई। ठीक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीजन, ये चारों प्रॉपर्टी अगर गुड पाया गया, बेस्ट पाया गया ड्रग ए के केस में एज कंपेयर टू बी, ठीक है, तो ड्रग ए हमारे लिए होगा एसेंशियल ड्रग। ठीक है, अगर सपोज दोनों ड्रग का सेम काम है, पेन किलर ही है, दोनों मार्केट पे अवेलेबल है, दोनों का कॉस्ट भी सेम है, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अगर ए का अच्छा रहा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीजन इसका अच्छा रहा, तो हम ए को चुनेंगे एसेंशियल ड्रग में, ना कि बी को। ठीक, तो कंपेयर करेंगे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को। दूसरा है मैन्युफैक्चर और स्टोरेज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, बहुत अगर हम उसको विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैन्युफैक्चरर शुड बी नियर, ठीक है, पास में होना चाहिए। स्टोर भी हम अच्छे से उसको इजी तरीके से कर सकें, तब हम उसको एसेंशियल ड्रग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल कंपाउंड। मतलब देखे होंगे आप, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप गए होंगे या फिर जेनरिक दवाई लेते होंगे, तो ज़्यादातर सिंगल मेडिसिन, ठीक है, सिंगल मेडिसिन के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में एज कंपेयर टू कंबाइंड फॉर्मुलेशन, जिसमें 2 या 3 दवाई मिला रहता है, उसको हम नहीं रखते। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल मेडिसिन का। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर सपोज पेन किलर हम लेते हैं, तो मार्केट पे आप देखे होंगे पेन किलर के साथ फीवर वाला भी दवाई उसमें मिला रहेगा और कोल्ड का भी दवाई। ठीक है, सर्दी है, बुखार है और सिर दर्द दे रहा है हमारा, तो ये तीनों का दवाई एक साथ कंबाइन होके मिलता है मार्केट पे, तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि 3 दवाइयाँ इसमें मिला है। लेकिन अगर हम सिंगल मेडिसिन की बात करें, जो कि अक्सर जेनरिक होता है, एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में हमको इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका पैकेजिंग कॉस्ट, ये सारे चीज़ें कम होता है। फिर भी अगर गवर्नमेंट को सपोज ये तीनों को कंबाइन करके निकालना पड़ा, तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो चीप हो। ठीक है, पहले बात तो सस्ता हो, और तीनों के जो डोज है वो अगर कम कर ले रहे हैं, सपोज इसमें पैरासीटामोल मिला है, डाइक्लोफिनेक मिला है और सिट्रीजिन मिला है, तो तीनों का जो डोसेज है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल मेडिसिन, तब हम उसको कंबाइंड फॉर्म में फॉर्मुलेट करके
एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, तो ये सारे चीज़ें हैं जो एसेंशियल मेडिसिन का क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए, उसको तभी जाके उसको हम बोलेंगे एसेंशियल मेडिसिन। क्लियर है? अब ये सब जो हम पॉइंट्स पढ़े हैं क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ ईडी, उसके अलावा एक और पॉइंट है, ठीक है, जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्या है ये? इट्स सिलेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इसलिए मैं इसको अलग से ये पॉइंट को कवर किया हूँ। ये जो ईडी का जो सिलेक्शन है, ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब ये कभी रुक नहीं सकता, मतलब ये चलता रहेगा। कुछ दवाइयाँ इस पे ऐड होते ही रहेंगे आगे चल के भी, और कुछ दवाई इसमें से पुराने दवाई डिलीट भी हो सकते हैं। तो ये जो ऐड करना या डिलीट करना दवाई को, ये कौन से कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्या क्या इसका पॉइंट्स है? तो पहला तो है प्रायोरिटीज ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पहला पॉइंट, जैसे कि इसकी डेफिनेशन पे हमने देखे थे, पब्लिक हेल्थ के प्रायोरिटी को वो फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, वही यहाँ पर फिर से आ गया। देखिए, प्रायोरिटीज ऑफ द पब्लिक हेल्थ। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज किसी के घर में डायबिटिक का पेशेंट है, अभी अगर उसको मेटफॉर्मिन से हम ट्रीट कर रहे हो, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद सपोज कुछ ऐसा ड्रग आ जाए जो मेटफॉर्मिन से भी सस्ता हो। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? मेटफॉर्मिन की जगह और वो सस्ते रेट में, सस्ते दाम पे ये जो डायबिटीज का प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देता हो, तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगा वहां पर पब्लिक हेल्थ का। ठीक, तो मेटफॉर्मिन की जगह हम उस सपोज एक्स वो ड्रग है उसको लेना प्रीफर करेंगे, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाना, उस केस में भी हम ईडी का सिलेक्शन चेंज कर देंगे। इसलिए यह कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिर्फ हम मेटफॉर्मिन पे नहीं रुकेंगे 50 साल तक, अगर इसकी जगह कुछ और ड्रग आता है तो उसको हम ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, जैसे कि अभी हम कोविड का एग्जांपल लें। ठीक, अगर ये जो पैंडेमिक चल रहा है ये 10 साल और 20 साल और चलता है, भगवान करे मत चले, लेकिन अगर चलता है ये सपोज, तो इसके लिए जो ड्रग यूज हो रहा है अगर उसको हम कम दाम पे अवेलेबल करते जाएं, उसका और एडवांस फॉर्म लाएं जो कम दाम पे मिले, पब्लिक हेल्थ को सेटिस्फाई करे, तो कोई भी एपिडेमिक आ सकता है किसी भी टाइम, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो दुनिया है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, वायरस भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे दवाई डेवलप होता है उसी तरह से अलग अलग वायरस भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये जनरेट होते रहते हैं, तो कौन सा एपिडेमिक आ जाए, कौन सा पैंडेमिक आ जाए, हमको क्या पता। तो उस कंडीशन में जो दवाई यूज होंगे सस्ते दाम पे और ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसको भी हम रखेंगे ईडी के कैटेगरी में। देन नेक्स्ट है प्रोग्रेस इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आप एस्प्रिन का नाम तो सुने होंगे, ठीक है, एस्प्रिन का एक्शन क्या है? अभी ये तो पेन किलर के लिए हम जानते हैं, ठीक है, पेन किलर है, लेकिन आप क्या जानते हैं इसका अभी एडवांस, इसका जो यूज़ है ये तो क्लॉटिंग के में भी यूज़ होता है, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन इसका रिसर्च अभी चल रहा है, कैंसर पे भी ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, और प्रूवन भी हो चुका है, कुछ साइंटिस्ट ने कैंसर में भी इसको एस्प्रिन को प्रूव कर रहा है। तो समझ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बहुत सारे जो पुराने दवाई हैं उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसका भी प्रोग्रेस हो रहा है। क्या क्या एक्शन और हो सकता है, आ सकता है उसका यूज, उस पर भी रिसर्च चलते रहता है कंटिन्यूअस। तो इसके आधार पे अब सपोज हम ये दिन दूर नहीं कि कैंसर के लिए हम ईडी की कैटेगरी में एस्प्रिन को रखें। ठीक है, जैसे कि हार्ट डिजीज में तो रखते ही हैं एस्प्रिन को, ठीक, तो वैसी पेन किलर और हार्ट डिजीज में तो यूज, कैंसर के केस में भी अगर एस्प्रिन को हम ईडी कैटेगरी में रख दें तो ये सारे चीजें हैं जो एक ईडी को निर्धारित करने में हमारे लिए अहम भूमिका निभाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक, ये आप याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो, पसंद आया हो ये लेक्चर। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।